नमस्कार। शान लखनऊ के इस एपिसोड में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं लखनऊ की जानी मानी कथक नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी। आपके जीवन में कथक के साथ साथ दोनों धाराएं चली। एक कुशल कथक गुरु होने के साथ साथ आपने प्रशासन के क्षेत्र में भी एक लंबा अनुभव आपका रहा। और आइए हम आज आप ही की जुबानी जानते हैं आपके जीवन के बारे में कि किस तरह से आपके जीवन में एक कथक नृत्यांगना, एक प्रशासनिक कुशल प्रशासनिक अधिकारी और उसके साथ साथ एक कुशल गायिका भी आप हैं और अनेकों गुण हैं जो आज हम आप ही के मुख से सुनेंगे। दीदी, अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताइए कि आपका जैसे कहाँ जन्म हुआ और किस तरह से आप लखनऊ में संगीत के क्षेत्र में आई, कैसे जुड़ी इससे? पूनम जी, जहाँ तक जन्म की बात है, मैं अल्मोड़ा में पैदा हुई और अल्मोड़ा में आप जानती ही होंगी पहाड़ का जीवन आज तो बहुत सरल हो गया है, लेकिन जब मेरी पैदाइश हुई तब बहुत कठिन जीवन था पहाड़ का। और अल्मोड़ा में ही मेरा बचपन भी बीता, लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे शुरू में नैनीताल भेज दिया गया क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत अधिक सुविधाएं पढ़ाई की नहीं थी। और मेरे परिवार ने सोचा कि मुझे बाहर जाके पढ़ना चाहिए, तो पहले बचपन में मैं नैनीताल में पढ़ी, लेकिन वहाँ से जहाँ मेरे भाई के साथ में रहती थी, तो मेरे भाई साहब की बदली यहाँ लखनऊ हो जाने के कारण मुझे फिर लखनऊ भेजा गया पढ़ाई के लिए। और जब यहाँ पढ़ने के लिए आई मैं, क्योंकि मेरे परिवार में सभी को संगीत का बहुत शौक था, लेकिन उस समय शास्त्रीय संगीत का बहुत माहौल पहाड़ में भी नहीं था और हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं के बराबर था, किंतु भजन कीर्तन इत्यादि हुआ करते थे। और शायद वहीं से एक लगन लगी संगीत के प्रति। और हर बच्चे को होता है गाने बजाने का शौक, नाचने का शौक, और लड़की हो घर में तो नाचती जरूर है, चाहे अच्छा नाचे या बुरा नाचे। लेकिन तो ये प्रॉपर रूप से जैसे पहले था कि उस समय जब आपका बचपन था तो संगीत के क्षेत्र में लोग पसंद नहीं करते थे कि हमारी बेटी इस लाइन में अपना करियर बनाए, उन्हें क्या, तो आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये कथक नृत्य को कैसे चुना? आपने बहुत ठीक बात कही है। वो ज़माना वो था जब गाना बजाना एक सेकेंडरी चीज़ माना जाता था और करियर लेना लड़की के लिए बहुत मुश्किल था, वो भी एक कुमाऊनी लड़की के परिवार में गाना बजाने को करियर के रूप में कोई ले, ये बहुत ही अनहोनी सी बात थी जी। और बचपन में तो कोई जानकारी भी नहीं थी कि मेरा यही करियर होगा। मैंने आपको बताया कि मैं लखनऊ पढ़ने के लिए आई जी। और तभी मेरे परिवार के लोगों को पता चला कि यहाँ भातखंडे संगीत महाविद्यालय है। महाविद्यालय तो बाद में हुआ, तब भातखंडे मैरिस म्यूजिक कॉलेज कहलाता था, भातखंडे बाद में इसका नाम हुआ जी। तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया गया, लेकिन गाने में, नृत्य से शुरुआत नहीं हुई जी। और मैं गाने सीखने भातखंडे जब जाती थी, मैं भातखंडे क्योंकि लंबे अरसे से मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे करती रही, तो भातखंडे ही निकल रहा है, लेकिन उसका नाम तब मैरिस म्यूजिक कॉलेज था। मैरिस म्यूजिक कॉलेज में मेरा दाखिला होने के बाद मैं गाने के क्लास में कम दिखती थी और नृत्य के क्लास के बाहर खड़ी हो जाती थी, और मुझे वो घुंघरुओं की जो झनकार और वो एक माहौल बनता था, औरा सा बन जाता था घुंघरुओं की आवाज़ से, आकर्षित करता था, वो मुझे बरबस खींचे रहता था। और मैं डांस गाने का क्लास छोड़कर डांस के क्लास में ही
खड़ी रहती थी बाहर। जी। और उस समय पद्मा शर्मा दीदी सीखती थी, जी। आप जानती होंगी उनको। जी। उस समय भातखंडे में कथक के गुरु कौन थे जिससे आपकी प्रारंभिक जब शिक्षा मैं प्रारंभ सीखती हुई? थी तब वहाँ पर उमा प्रसाद जी थी, श्रीमती उमा प्रसाद जी। वो, लेकिन उनसे थोड़ा ये समय सीखा। जी। उसके बाद गुरु विक्रम सिंह जी वहाँ पर थे, गुरु कल्याणपुरकर, मोहन राव कल्याणपुरकर जी थे, जी। जिनसे बाद में मैंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त करी। तो इन्हीं लोगों से प्रथमा से लेके और निपुण तक की कक्षा इन्हीं से सीखा नृत्य। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि जब भी मैं सीखती थी और हमारे गुरुओं के यहाँ बड़े बड़े कलाकार आया करते थे और उन सभी कलाकार के दर्शन करने का मौका मिलता था, सानिध्य में मिलता था, क्योंकि मेरे गुरु बहुत अच्छे मित्र होते थे उन सभी कलाकारों के, और वो सभी कलाकार हमारे गुरुओं की बहुत इज्जत करते थे। जी। तो न केवल नृत्य के कलाकार बल्कि गाने के, सरोद के, अमजद तब लड़का ही थे, बिल्कुल यंग थे अमजद अली जब आते थे, अमजद अली जी जो सरोद के हैं जी। और इसी तरह से बहुत कलाकार उनके यहाँ आते थे और हमें उनसे उनके सानिध्य का बहुत अवसर मिला। आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो आपने कुछ चर्चा की थी कि गायन के साथ साथ अपने काफ़ी वाद्यों में भी शिक्षा प्राप्त की और उसमें रुचि रही आपकी, तो कुछ उसके बारे में बताएं कैसे? गायन तो मैंने शुरू में सीखा जी, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे नृत्य ने आकर्षित किया, तो गायन छोड़ के फिर मैं नृत्य में आ गई जी। और नृत्य में क्योंकि मैं बहुत अच्छा करती रही और मुझे बहुत प्रशंसा मिली हर जगह, उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली और प्रोत्साहन बहुत मिला। जब भी शंभू महाराज जी लखनऊ आते थे या सुंदर प्रसाद जी, गुरु सुंदर प्रसाद जी लखनऊ आते थे, मेरे गुरु के यहाँ ठहरते थे, वो लोग मुझे हमेशा, मेरे गुरु कहते थे इसका नृत्य देखिए, तो सभी कहते थे मेरे साथ चलो जी। लेकिन घर का माहौल ये नहीं था कि मुझे बाहर भेज दिया जाता, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी मौका मिला कि उन लोग गुरुओं ने मुझे जब भी प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ सिखाया। और नृत्य तो मेरा मुख्य विषय हो गया, लेकिन जब मैं उसके बाद सिखाने लगी तब मुझे लगा कि नर्तक को गाना बजाना और तबले का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह पूर्ण हो सकता है जी। क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, आप बेसुरे होंगे या कोई कॉम्पोजिशन कर रहे हैं जी, तो वो कॉम्पोजिशन में आप क्या चाह रहे हैं, कौन सा, किस भाव से उस किसी गाने की पंक्ति को गाना है, वो बताना चाहते हैं। तो अगर आपको सुर के ज्ञान नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है गायक को बताना जी। इसलिए मुझे नृत्य, अपने नृत्य के पूरक के रूप में गाना और तबला सीखना आवश्यक लगा जी। और मैंने दोनों ही विषय सीखे जी। इसके अतिरिक्त और इंस्ट्रूमेंट्स में भी मुझे बहुत शौक रहा, क्योंकि मेरे घर में सितार रखा हुआ था मेरी बड़ी बहन का, मेरी बड़ी बहन कभी सीखती थी जी। तो मैं यूं ही जब गाने का ज्ञान होने लगा तो खाली समय में मैं सितार बजाने लगती थी। हालांकि घर में बहुत डांट पड़ती थी कि पढ़ाई कर लो पहले। तो मैंने आपको बताया कि गाना बजाना तो सेकेंडरी होता था, कोई घर के लोग भी ये सोच नहीं सकते थे कि ये करियर इसने लेना है जी। पर कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता है जी। तो मेरी कुंडली में यही लिखा था। मैं हाई स्कूल तक साइंस की विद्यार्थी रही जी। और लोग बताते थे कि इसको कहाँ साइंस में आ गई है, तो इसको तो आर्टिस्ट बनना है जी। दीदी, मैंने बचपन से, मैं भी करीब 30-35 साल हो गए आपको देखते हुए, आप लोगों को देख देख के आप एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं हमारे लिए जी। और देख देख के हम लोग संगीत में बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जब हम लोग सीखते थे उस समय भातखंडे में कई बार मैंने आपको देखा कि आप सारंगी पे भी कुछ तार छेड़ते हुए दिखी मुझे जी। हाँ। तो उसमें कैसे रुझान हुआ आपका? वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था हमारे। जब मैं भातखंडे में थी तो
शुरू में डॉक्टर रतन जयंकर जी प्रिंसिपल थे और हमारे यहाँ कक्षाएं शुरू होती थी 3 बजे, लेकिन 3 से 4 अमूमन ऐसा होता था कि बच्चे नहीं आते थे क्लास में। और मैं बचपन से ही बहुत एक उत्सुक बच्ची रही और मुझे हर चीज़ के प्रति बड़ी जिज्ञासा होती थी जी। और जब भातखंडे में जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी और उससे पहले से जब मैं कथक सीखती थी तो सारंगी हमारे साथ बजती थी और वो सारंगी की आवाज़ जब मुझे बहुत ही आकर्षित करती थी और प्रभावित करती थी, यानी दिल को छूती थी। तो जब मैं 3 से 4 तक कक्षा में खाली बैठी रहती थी तो खाली बैठने का मेरा जहन में है ही नहीं कि खाली बैठी जी। तो हमारे संगतकर्ता होते थे जी। और साथ में सारंगी ज़रूर होती थी कथक के क्लास में जी। तो बस बैठे बैठे बातों में ही मैं कहती थी मुझे ज़रा सिखाओ, और शायद मैं सारंगी भी बजाती होती या उतना थोड़ा सीखती थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन ये सारंगी बजाते बजाते ये उंगलियों में यहाँ पर गांठें सी पड़ जाती हैं, कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है जी। तो बस इसी कारण से मैं बजाने लायक नहीं हो पाई, पर छेड़ती थी, सिर्फ शौक था क्योंकि। और सारंगी एक बहुत ही रिच इंस्ट्रूमेंट है जी। अब तो लोप होता जा रहा है, बहुत कम मिलते हैं सारंगी वादक जी, लेकिन बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे वो इतना प्रभावित करता था, इतना आकर्षित करता था कि मैं चाहती थी कि मैं सारंगी बजाना सीख लूँ। और हमारे संगतकर्ता उस समय होते थे श्री जयनारायण जी, होते थे जयनारायण मिश्र जी जी। और एक और थे सत्यनारायण मिश्र जी। तो उन दोनों से हम कभी कभी सारंगी सीखा करती थी और उनको भी अच्छा लगता था कि हमारी दीदी जो है, शिक्षक जो है, उन लोगों को कभी मैं हाई स्कूल वगैरह इंटर कराती थी तो मैं पढ़ाती भी थी मैथमेटिक्स क्लास में जी। तो संगतकर्ता क्योंकि तब बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे तो आगे उन्होंने कहा कि मुझे ये इम्तहान देना है, मैं उनको इनकरेज करती थी। तो वो लोग तो इस तरह से उनको अच्छा लगता था कि विषय शिक्षक के रूप में भी जी, आपका जी, बड़ा जी, जी, एक कंप्लीट पर्सनालिटी जिसको कहेंगे, एक कंप्लीट गुरु के रूप में हर चीज में प्रशिक्षित। और नहीं, इस वो तरह तो बहुत से ज़्यादा कह रही, कंप्लीट तो जी। पुरुष व्यक्ति कभी भी नहीं हो पाता है कितना भी कर ले जी। लेकिन विषय शिक्षक तो मेरा नृत्य के प्रोफेशन में आने से पहले मैं स्कूल में स्कूल टीचर थी जी। नारी शिक्षा निकेतन में पढ़ाती थी, उससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ाया जी। इस तरह से वो पार्ट टाइम जॉब थी जी। लेकिन नारी शिक्षा में फुल टाइम बीएड करके मैंने नारी शिक्षा में पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ भातखंडे में सीखने के साथ साथ और सिखाने के साथ साथ जब मैं थी तो नौकरी के साथ साथ भी मैंने पढ़ाई करी। कंप्लीट एक हर जी, जी। चीज़ों को लेके चले, शिक्षा के क्षेत्र में भी और संगीत के क्षेत्र में भी। ये आपने एक बहुत लंबा समय भातखंडे महाविद्यालय में बिताया जो कि आज भातखंडे संगीत संस्थान है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है। और उसमें भी प्रथम कुलपति होने का सौभाग्य, मतलब कुलपति पद का सौभाग्य रहा कि आप उस पद पे रहीं और उसके पद को सुशोभित किया आपने। तो ये जो इतना लंबा पीरियड रहा, एक छोटे से बच्चे, एक विद्यार्थी से लेकर एक प्रशिक्षक के रूप में, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद उसी विश्वविद्यालय बनने के बाद उसी में आपने वीसी के पद को भी सुशोभित किया। तो इसका एक लंबा अनुभव रहा, उसके बारे में कुछ बताएं, इस यात्रा के बारे में। मैंने आपसे पहले ही कहा, बहुत ही सौभाग्य मेरा रहा कि जिस विद्यालय में मैं 8 वर्ष की उम्र में आई थी नृत्य सीखने, गाना सीखने, वहीं शिक्षक के रूप में रही लगभग 25-30 साल शिक्षक के रूप में रही। उसके बाद वहीं प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य मिला। यात्रा की जहाँ तक बात करते हैं, मैं सोचती हूँ ये सब ईश्वर की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद। मैंने हमेशा अपना जो भी ज्ञान अर्जित किया बहुत ही निष्ठा के साथ मैंने पढ़ाई भी करी, तो निष्ठा के साथ, और
गायन, वादन, नृत्य जो भी सीखा, मेरी निष्ठा कभी कम नहीं हुई, लगन कभी कम नहीं हुई। और मैं सोचती हूँ गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा, जो भी मेरे से मैंने जो लगन के साथ समर्पित होके जो कार्य सीखे हैं, उन्हीं का प्रसाद मुझे मिला। मैंने कभी प्रयास नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो शिक्षक थी मेरे तब प्रधानाचार्य थे अवस्थी जी, डॉक्टर अवस्थी, आपके भी जो गुरु रहे हैं, डॉक्टर सुरेश। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करो। मैं कभी भी नहीं चाहती थी प्रिंसिपल होना, मुझे मालूम ही नहीं था प्रिंसिपल होना क्या होता है। मुझे तो केवल परफॉर्मेंस करना और टीचिंग मेरा पैशन था। बच्चों को सिखाने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रोडक्शन करना, बच्चों के साथ नए नए प्रोडक्शन करना, बहुत सारे प्रोडक्शंस किए और कई बार भातखंडे को और उत्तर प्रदेश को और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वही मेरा शौक़ था। कभी मुझे प्रिंसिपल बनने का शौक़ नहीं था, लेकिन अवस्थी जी की प्रेरणा से ही मेरे को उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे अप्लाई करवाया। उसके बाद जब अवसर मिल गया, सिलेक्शन हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो फिर उसके प्रति भी जब एक दायित्व आपको मिल जाता है तो आपका स्वतः ही इंटरेस्ट उसमें जाग पड़ता है कि आपको एक दायित्व दिया गया है, इस योग्य आपको समझा गया है, तो आपने इसको भी बखूबी करना है। और बहुत अच्छी बात मेरे साथ ये रही कि मैं उसी विद्यालय में एक लंबे अरसे से रही। सब लोग मुझे जानते थे मेरे प्रशिक्षण काल में, जब मैं सीखती थी तब भी, और जब मैं सिखाती थी वहाँ पर, तभी भी सब लोग मुझे जानते थे। तो एक काम करने में बहुत अच्छा लगता था, माहौल, पारिवारिक माहौल था, सब सहयोग करते थे। कोई भी काम आगे विद्यालय के हित में या संगीत के क्षेत्र के हित में होता था, तो सभी मेरे जो कर्मचारी गण थे, शिक्षक गण थे और विद्यार्थी लोग, उनसे मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत सहयोग मिला। और शायद उनके सहयोग और स्नेह नहीं मिलता तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँची होती। तो सारा श्रेय मैं अपने साथियों को, मेरे कुछ मित्र भी थे जो शिक्षकगण थे, वो भी हमेशा मुझे कहीं कुछ कमी लगती थी तो राय देते थे कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, और मैं भी उन लोगों के सहयोग से, उनकी राय से आगे चलती थी। तो सब जब मिलजुल के काम करते हैं ना, तो समवेत रूप से काम आपका सफलता तो मिलती ही है। बिल्कुल, जहाँ सब छोटों का स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद साथ है तो अपने आप सफलता कदम चूमती है, जैसा कि आपके साथ सार्थक है ये। बिल्कुल दीदी, कुछ जैसे आपके विद्यार्थी जीवन के बारे में, गुरुजनों से जो आपने सीखा कथक नृत्य में, तो उसके विषय में कुछ आपके अनुभव बताइए अपने गुरुजनों के बारे में। और जैसा कि आप अभी हमें बता रही थी कि आपके जो कथक नृत्य है उसमें दोनों अंग हैं, एक जयपुर घराना, दूसरा लखनऊ घराना। जी। तो ये दोनों घरानों का समावेश कैसे हुआ आपने? हाँ, ये भी अपने में एक अलग सी बात है। जब मैं सीखने भातखंडे में मैरिज म्यूजिक कॉलेज में आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि कथक में घराने भी होते हैं और आप कौन सा घराना सीख रहे हैं, क्योंकि भातखंडे में कभी घराने के नाम पर नहीं सिखाया गया, आप कथक सीख रहे हैं जी। और वहाँ ये बहुत अच्छी बात थी कि गुरु विक्रम सिंह जी लखनऊ घराने के थे, उन्होंने लखनऊ घराने से शिक्षा ली थी। और हमारे गुरु मोहन राव कल्याणपुरकर जी, जो उस समय मेरे सीखते समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो जयपुर घराने से मुख्यतः सीखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने लखनऊ आकर अच्छन महाराज जी से भी शिक्षा ली, शंभू महाराज जी से भी समय समय पर शिक्षा ली जी। और उनमें समग्र रूप से लखनऊ और जयपुर घराने का दोनों का समावेश था जी। तो क्योंकि मेरे गुरु दोनों घरानों के रहे, तो मुझे बहुत आसानी से दोनों चीज़ें
दोनों घरानों में क्या विशेषता है, कैसे हम इसको पहचानते हैं? जब एक नर्तक खड़ा होता है मंच पर तो नृत्य करता है, तो हम बिना जाने या बिना लिटरेचर पढ़े कैसे जान जाते हैं? कुछ उसके बारे में कुछ सूक्ष्म गुण जो है वो बताइए। कैसे देखिए, इसको आज अलग के करेंगे? युग में तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता है जानना, जी क्योंकि आज का युग एक संगीत, कला, सब चीज़ों का वैश्वीकरण हो रहा है। जी लेकिन हम जब सीखते थे उस ज़माने में लखनऊ घराना, जयपुर घराना विशुद्ध रूप से अलग अलग माना जाता था। और जयपुर घराने में कहते हैं, जो हम पढ़ा करते थे जी उस तब हमको भी समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लगा है। तो जयपुर घराने में कहा जाता था कि तैयारी और चक्कर और पैर के काम, लयकारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और लखनऊ घराने में अभिनय पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लास्य अंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जी जैसे गतें इत्यादि या ठुमरी पर भाव दिखाना। तो आप जानती भी होंगी, शंभू महाराज जी लखनऊ घराने के प्रतिष्ठित गुरु रहे जी। महाराज जी, जी और उनको अभिनय सम्राट की उपाधि दी गई थी। जी तो यह खासियत मानी जाती है कि लखनऊ घराने में अभिनय को अधिक प्रधानता दी जाती है। बाकी मूल रूप से तो कथक है, चाहे वो लखनऊ घराना हो चाहे जयपुर घराना हो। कुछ अपने गुरुजनों से जो जयपुर घराना और लखनऊ घराना है, दोनों की कुछ चीज़ें जो आपको बहुत प्रिय हो, हम चाहेंगे कि आप जरूर उसको सुनाएं। देखिए, कई चीज़ें तो कॉमन है सब में। जी जैसे बेसिक रूप से एक परंजुड़ी आमद कहते हैं, जी। धा तक का तुम गा तधा गे दी गे ता धा दिन ता धे ता गिड़ धा तक का तुम गा तक इट तका धा तिट का ता तिट का तक दिकन ता थे तत थे आ थे तत थे 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 ता। तो ये एक मूल रूप से परंपरागत आमद है जो लखनऊ वाले भी करते हैं, जयपुर वाले भी करते हैं। जी। और उसके बाद आपने जो नाम नहीं लिए, एक बनारस घराना है, वो भी करते हैं। जी बनारस और घराना अब- भी। जी अब स्थापित हो गया है रायगढ़ घराना, क्योंकि रायगढ़, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, जी। वहाँ के महाराजा ने कथक को बहुत प्रमोट किया। जी उनके दरबार में, उनके शासनकाल में लखनऊ से, जयपुर से, सब जगह के कलाकारों को उन्होंने आश्रय दिया और स्वयं भी नृत्य सीखा। तो आज रायगढ़ घराना भी स्थापित हो चुका है। जी तो मैं जो बता रही थी कि दोनों की अलग अलग जी, बंदिश, तो मैं आपको विशेषता। सुनाती हूँ। एक लखनऊ घराने की बंदिश, एक जयपुर घराने की बंदिश। लखनऊ की खास बंदिशें हैं, शंभू महाराज जी बहुत सिखाते थे, उन्होंने मुझे भी सिखाया था। कृतक तंतु नातिटता, बड़ी लय में ये होता है, दा दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा कृतक तंतु नातिटता दा दिन ता कृ दा दिन ता का तिट दा दिन ता का तिट दा दिन ता कृ दे दा दिन ता का तिट दा थुम तदा का तिट दा थुम तदा का तिट धा थुम तदा। इसके कई जोड़ियां हैं, कई प्रकार हैं इसके। जी तो बहुत सारे हम लोगों ने सीखे थे। और उस ज़माने में क्या होता था कि कॉन्फ्रेंस जब हुआ करती थी तो कलाकारों में आपस में होड़ लगती थी। एक कलाकार ने एक चीज़ नाची तो दूसरे ने उसका जोड़ा बताया, या कथक नर्तक अगर कुछ नाच रहा है तो पखावजी उसका जोड़ा बोलता है कि जी। ये हमने इसका जोड़ा बनाया। जी तो इस तरह से होता था, जैसे घिरता कदग दिन नगधे गिंतराण धा दिनता का तेट गिरता धा 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 गिरता धा। ये मुख्य रूप से तबले का बोल है, लेकिन इसके कई प्रकार बनाए हैं जी नर्तकों ने और पखावजी लोगों जी ने। इसी तरह से जयपुर का एक बोल आपको बताऊं, बंदिशें अलग अलग हैं, जी पर नाचने में वही लगभग वही अंग होते हैं। दो तीन ऐसे अंग हैं जो लखनऊ घराने में नहीं होते हैं, जयपुर घराने में अधिक होते हैं। जी
जैसे चक्कर लेके ये तत्तथे 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 ये चक्कर लेके, ये लखनऊ व घराने वाले चक्कर लेके ये नहीं करते हैं जी। मैं आपको जयपुर का बोल सुना रही थी, एक परन सुनाती हूँ। दा दिन दिन दा, डबल दा दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा धा दा दी धा दिगिन दा घगिन ना न तिट कत कत दी कत दिन दिन कत दा दा कत दा तिट कत धा कृदे था तिट धा कदान धा धा कदान धा धा कदान धा धा प्रधान धान 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 धा। बहुत सुंदर, बहुत निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए एक नई चीज होगी और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक कथक गुरु के रूप में एक प्रतिष्ठित गुरु हैं और इतने वर्षों से आपके बहुत सारे विद्यार्थी जो आज देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं, तो कुछ अपने विद्यार्थियों के बारे में बताएं। विद्यार्थी तो मेरी जान है जी। मेरे विद्यार्थियों पर जितना मैं जान छिड़कती हूँ उतना ही मेरे विद्यार्थी भी बहुत ही मेरे प्रति क्या कहना चाहिए, समर्पित है। और वो विद्यार्थी बहुत मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि जो ईमानदारी से, लगन से नृत्य में शिक्षा लेते हैं। और मेरे विद्यार्थी अनेक हैं, लेकिन सबकी किस्मत में ये नहीं होता है कि आप इस कला के जगत की सेवा कर सकें जी। लेकिन कई विद्यार्थी जो छोड़ चुके थे, अब मुझे पता चल रहा है वो भी अब करने लगे हैं, क्योंकि ये कला ऐसी चीज़ है जी जो आपको हर स्टेज पर, हर स्थिति में आपको सुकून देती है और आपको एक पहचान, नई पहचान देती है और आपको एक स्वांतः सुख है, जो एक अपना एक आत्म शांति देती है, मैं कहती हूँ। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं मेरे जो आज अपनी इस कला को, इसके प्रकाश को चारों ओर फैला रहे हैं, जिसमें मुख्यतः अभी हैं हर विश्वविद्यालय में सिखा रहे हैं जो लोग, वो हैं, और परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। नाम इतने सारे हैं, कहाँ से शुरू करूं। डॉक्टर रुचि खरे हैं यही लखनऊ में भातखंडे में जी। वो बहुत अच्छा अभी सिखा रही हैं जी। और देश विदेश में कार्यक्रम कर रही हैं, अपने कार्यक्रम भी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा करती हैं और बच्चों को सिखा भी रही हैं। डॉक्टर विधि नागर हैं, BHU में सिखा रही हैं। वनस्थली विद्यापीठ में भी मेरे बच्चे सिखा रहे हैं, कुछ पहले भी थे, अभी भी हैं जी। रंजना, वो और जगह भी सीखी हैं लेकिन मुझसे भी थोड़ा सीखी हैं जी। और श्रीलंका में कुछ लड़कियां हैं जो यहाँ आके भातखंडे में सीख के गई। भातखंडे में ही अधिक तक विद्यार्थी मुझसे सीखे और उसके बाद जब मैं भातखंडे से हट गई तो हायर स्टडीज़ के लिए भी मेरे सीखने आए और कुछ बच्चों ने PhD भी किया मेरे अंडर। अभी विदेशों में बहुत विद्यार्थी सिखा रहे हैं, जिनमें इरिस ब्रिकाए प्रमुख है। वो एक फ्लेमेंको डांसर है और उन्होंने कथक भी सीखा, तो उन्होंने कथक और फ्लेमेंको का अच्छा फ्यूजन भी किया है और कथक के क्लासेस भी लेती हैं जर्मनी में जी। बांग्लादेश में शिवली मोहम्मद इनामुल्ला नाम का एक लड़का है जो कथक मुझसे सीख के गया जी। और यहाँ से फिर मैंने उसको हायर स्टडीज़ के लिए बिरजू महाराज जी के पास दिल्ली भेजा, वहाँ भी उन्होंने सीखा और अभी बांग्लादेश में कथक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रोडक्शंस करके विदेशों में भी जा रहे हैं। ICCR ने मुझे 2 बार विदेश भेजा, साउथ अमेरिका में, एक बार सूरीनाम में भेजा 3 साल के लिए और फिर गयाना में दोबारा भेजा, वहाँ भी मैं 2.5-3 साल रही। तो वहाँ भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं और उनमें से कुछ तो अभी कल्चरल सेंटर में, पहले इंडिया से बुलाते थे टीचर्स और वहीं के बच्चे सिखा रहे हैं
हैं जिन्होंने कथक सीखा, तो बहुत बहुत सारे लोग हैं। आपने भारत के साथ साथ विदेशों में भी इतना काम किया है जी। तो कुछ कथक के बारे में बताएं कि जो विदेश में है वो हमारे कल्चर को किस रूप में देखते हैं या उनका क्या नज़रिया है संगीत के प्रति। विदेश में हमारे संगीत के प्रति लोगों की जो रुझान है उसको कहना चाहिए कि वो अद्भुत है। मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ जब रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी जीवित थे और सितार बजाते थे, और इत्तेफाक ये हुआ कि कनाडा में मेरे भी कार्यक्रम लगे हुए थे और वेलमोरा नाम का एक आश्रम था जहाँ कनाडा मॉन्ट्रियल के पास में था, मॉन्ट्रियल से थोड़ा दूर, वहाँ पर रविशंकर जी का कार्यक्रम था और मेरा भी कार्यक्रम था। ऑडियंस दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में जो आए हुए थे वो मतलब एक कहना चाहिए एक अथाह समुद्र के रूप में, एक योग का आश्रम था। योग का भी वहाँ इतना प्रचार प्रसार था और इतना झुकाव है लोगों का योग के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति। भारतीय कुछ भी हो तो लोगों का एक बड़ी ही रिस्पेक्ट का भाव है भारतीय संगीत नृत्य के प्रति, कला के प्रति। और यहाँ तक कि कई तो कलाकार सीखते भी हैं। और मैं जब जर्मनी के दौर अपने कल्चरल ट्रिप पे थी तो वहाँ तो कई तबला वादक भी आए थे मेरा कार्यक्रम देखने, और पता चला वो यहाँ किसी से सीखते हैं, आ के सीखते हैं जी। हर साल 3-4 महीने को आके सीख के जाते हैं और बहुत अच्छा माहौल है संगीत का जी। कुछ जो आपने तो बहुत पहले से सीखा है, तो उस समय की शिक्षण पद्धति और आज की शिक्षण पद्धति उसको किस रूप में देखती हैं आप? बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। शिक्षण पद्धति हमारे समय तक तो गुरुमुखी विद्या तो है ही है हमारी संगीत की जी। तो गुरु के प्रति बहुत ही समर्पित भावना से जो जाता है, गुरु उसको उतनी ही समर्पित भावना से सिखाते थे। आज क्योंकि प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं, कमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं, प्रोफेशनल तो तभी भी थे, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि आजकल के लोग कमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इतनी स्ट्रगल है कि एक बच्चा अगर डांस सीखने आ रहा है तो उसको 4 जगह और जाना है, कहीं कोचिंग पे भी जाना है, स्विमिंग भी करना है, और हफ्ता में 2 दिन कुछ और स्पोर्ट्स के लिए भी जाना है, जिम भी जाना है। तो इतना समय ही नहीं है कि वो क्लास में बहुत समय दे पाए। हम जब सीखते थे तो हम क्लास करते थे तो क्लास करना था, और क्लास के लिए लालायित रहते थे कि 4 बजे की क्लास है तो हम 3:30 बजे पहुंच जाते थे जी। आज के बच्चे 4 बजे देख के 4 ठीक टिक ऑफ द टाइम अगर टाइम पे आने वाले हैं, वरना 4:10 में ही आएंगे, अरे अभी तक तो घुंघरू बांध रहे होंगे लोग। ऐसा एक मुझे ऐसा माहौल लगता है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा शिक्षण में नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है। पर जो बच्चे मेरे पास अभी भी सीखने आते हैं वो समर्पित भावना से आते हैं, और तब जो टाइम मैं देती हूँ उस टाइम पर आते हैं। तो मैं बहुत निराशावादी नहीं हूँ इस दिशा में। जिनको सीखना है वो आज भी लगन से सीखते हैं, और सिखाने वाले गुरु भी लगन से सिखा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जगह कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है जी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके शिष्या जिनका आपने नाम लिया वो हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर रुचि खरे जी। तो हम चाहेंगे कुछ ना गुरु शिष्य के का एक जुगलबंदी जिसको कहेंगे या कुछ वो अपने अनुभव साझा करें, कुछ आप अपने अनुभव साझा करें। जरूर जरूर। तो 2 3 4 ता आ थे ता आ थे जत आमद ता आ थे ता आ थे बोलो
थे त थे थे त त थे 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 त त थे त त त थे त त ता थे थे त आ थे थे त आपसे कुछ अनुभव जानना चाहेंगे। एक गुरु शिष्य का बड़ा ही मधुर रिश्ता होता है और हमारे बीच में आप हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ जो दीदी से कुछ खास चीज़ें आपने सीखी हो जो आपके दिल को बहुत छूती हो और आप हमेशा उसे कुछ न कुछ करती हो और आगे उनको बढ़ा रही हैं, अपने शिष्यों को सिखा भी रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ करें। जी, ऐसे तो बहुत तालीम है जो समय समय पर दीदी से मुझे मिलती रही है आशीर्वाद स्वरूप, लेकिन जो बहुत एक मेरी प्रिय जो एक बंदिश है वो है दुर्गा स्तुति, जो गुरु माँ ने मुझे अपने गुरु से सीखी हुई, गुरु मोहन राव जी से सीखी हुई परंत, दुर्गा जी की परंत, वो मिश्र जाति में है। तो दीदी वो मैं करके दिखाऊं? जरूर जरूर जरूर। आप ये दुर्गा स्तुति है, दुर्गा परन भी कहा जाता है इसको। ता थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् दुर्ग दुर्गति नाशिनी दल दल असुर दल दल बलित दल शुम्भ चुम्बन बाण मार पछाड़ डारत तनक में दा भुवन त्रिभुवन जय तु जय 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 तु जय 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 तु जय सुर सकल निर्भय गान गा ताल दे दे मृदंगन टंक झिंगन दिड़त तनक दिन घेन तदा गिन धाक धान धान 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 धाक तत् ता थे तत् आ थे 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 तत् ता तत् ता तत् ता थे तत् आ थे 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 तत् दीदी, आप खैरागढ़ विश्वविद्यालय में भी कुलपति के रूप में बहुत दिनों तक कार्य किया वहाँ जी हाँ, पे। जी हाँ। तो कुछ कथक के बारे में वहाँ के अनुभव बताइए। खैरागढ़ जैसा कि आप जानती हैं छत्तीसगढ़ में है जी, और रायगढ़ शैली का नृत्य वहाँ अधिक प्रचलित है। हालांकि लखनऊ का भी है, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पीडी आशीर्वादम हुआ करते थे, जो यहाँ आकर लच्छू महाराज जी के शिष्य बने और लच्छू महाराज जी से वो समय समय पर आके सीखते रहे और वही नृत्य उन्होंने वहाँ अपने शिष्याओं को, जैसे मांडवी, डॉक्टर मांडवी सिंह और
स्वप्निल करमहे और नीता गहरवार इत्यादि ये सब उनकी शिष्याएं रही। उनको उन्होंने यहाँ लखनऊ घराने का भी नृत्य सिखाया। जबकि जो पहले गुरु वहाँ रहे थे यूनिवर्सिटी में, वो लोग रायगढ़ से सीखे हुए थे। तो रायगढ़, हालांकि रायगढ़ में भी लखनऊ और जयपुर दोनों घरानों का नृत्य है, लेकिन उन लोगों अपने नृत्य को रायगढ़ शैली का बताते थे जी। तो जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आज के दिन में रायगढ़ शैली भी प्रतिष्ठित हो गई है। जी। तो यूनिवर्सिटी में जितने भी शिक्षक गण रहे वो डॉक्टर आशीर्वादम जी के शिष्य रहे तथा या उनसे पुराने जो कार्तिक राम जी वगैरह के शिष्य रहे। तो एक रायगढ़ शैली प्रचलित थी और लखनऊ घराने का भी बहुत बंदिशें वो लोग करते हैं। और वहाँ के नृत्यांगनाओं में डॉक्टर मांडवी सिंह, डॉक्टर चेतना ज्योतिषी, वो भी वहीं सीखी। और ये लोग अच्छा नृत्य करते हैं। और ये लोगों इन लोगों ने अपने शिष्य भी बहुत अच्छे अच्छे तैयार करे हैं, जो कि आज हिंदुस्तान भर में कथक का प्रचार कर रहे हैं और कथक की शिक्षा दे रहे हैं। और कथक के प्रति बहुत ही सद्भाव, बहुत रिस्पेक्ट है लोगों में। लोग देखना चाहते हैं कथक छत्तीसगढ़ में भी। जी हाँ, जी हाँ। माहौल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा था कथक का जी। और अच्छा एडवांस लेवल की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है जी। तो ये आपने कथक में बहुत कार्य किया है, अपना प्रोडक्शन भी है और हमारे छोटे से प्रथमा से लेके विशारद निपुण तक के बच्चों के लिए आपने एक सीडी भी पाठ्यक्रम के रूप में तैयार की है। तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। मैं जब यहाँ से सूरीनाम गई थी, मुझे ICCR द्वारा भेजा गया था और वहाँ इंडियन कल्चरल सेंटर में मुझे कथक नृत्य की शिक्षा देने के लिए बुलाया गया। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे कहा गया फिल्म के संगीत पे नृत्य कराओ। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े लोग हैं, इसको कंजर्वेटिवनेस कहिए या कुछ और नाम दीजिए, लेकिन हम लोग सिनेमा के संगीत पर या लोक धुनों पर नृत्य करना थोड़ा सा जहाँ शास्त्रीय की बात आती है उस परंपरा से हटकर मानते हैं जी। और चाहते नहीं हैं। जब हमें कथक करने के लिए बुलाया गया तो हम कथक ही करेंगे जी। ऐसा कई बार एक्सपीरियंस हुआ कार्यक्रमों में भी। कथक करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन पब्लिक दूसरी तरह की है, तो वो कहते हैं कि आप लाइट डांस कर दीजिए, तो हम लोग तो करते नहीं थे। यही चीज़ मेरे साथ सूरीनाम में हुई। तो वहाँ मुझे ये अनुभव हुआ कि जब कथक सिखाया तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे। मुझसे पहले भी शिक्षक रहे थे वहाँ लोग, और जो कथक सीखना चाहते थे वो कथक सीखना चाहते थे। और फिर उसके बाद चाहे वो लोक नृत्य करें या फिल्मी डांस करें, लेकिन कथक में रुचि कम नहीं होती थी। और जब सीखने के बाद हम कहते थे घर में अभ्यास करो, तो अभ्यास कैसे करें, ये बहुत समस्या थी बच्चों के लिए। और मुझे भी जब मैं बचपन में छोटी थी कि अभ्यास कैसे करो, जब तबला नहीं है, सारंगी नहीं है, तो हमें वो फीडबैक नहीं मिलता है। तब मुझे ये अनुभव हुआ कि ऐसा लगा कि कथक का जो अकम्पनिंग म्यूज़िक है ये ज़रूर तैयार होना चाहिए। जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ों को जी। और एक यहाँ स्टूडियो हुआ करता था, हरबंस जायसवाल जी वो लोक कलाकार भी थे, लोक गायक भी थे, उनका ग्रुप भी चलता था और उनका एक बहुत अच्छा स्टूडियो था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उन्होंने भी कई बार मुझे कहा कि पूर्णिमा जी अब समय आ गया है, आप वीडियो तैयार करिए, ऑडियो तैयार करिए जी। तो उनकी प्रेरणा भी मुझे मिली। आज वो नहीं है लेकिन मैं उनको याद करती हूँ कि ये CD बनाने के लिए मुझे उनकी बहुत प्रेरणा मिली। और मुझे सूरीनाम से ये दिमाग में आया कि मैं कुछ बच्चों के लिए, तो क्योंकि मैं शिक्षण से जुड़ी हुई थी तो कोर्स वाइज मैंने प्रथम वर्ष से लेकर निपुण तक यानी 8 साल का
हर कक्षा के हिसाब से जो कोर्स तैयार करते हैं हम लोग, उसको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करा। और मेरे संगतकर्ताओं ने मुझे बहुत सहयोग किया, क्योंकि दोपहर में हम लोग नौकरी करते थे, रात रात को रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तो पंडित धर्मनाथ जी, पंडित अरुण भट्ट जी, और सितार वादक थे तजम्मुल खान जी, और सरवर वायलिन पर। तो इन कलाकारों ने बहुत सहयोग दिया, और इनके सहयोग से मैंने एक नृत्यांजलि नाम से, क्योंकि वास्तव में मैं नृत्य के प्रति इसको समर्पित करना चाहती थी, तो नृत्यांजलि नाम से मैंने 4 वॉल्यूम्स निकाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए बच्चों के बीच में। और बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती थी, कंपटीशन में करना है कार्यक्रम या कुछ देना है, तो क्योंकि हर बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि अकम्पनिस्ट को रखे, और हर जगह हर अकम्पनिस्ट पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये अकम्पनिंग म्यूज़िक का CD निकाला, जिसको लेके बच्चे बहुत ही, क्योंकि उनको कोर्स भी मिल गया उसमें कि हर कक्षा में कब एग्जाम देना है तो कौन सा क्या पेरेंट्स के लिए भी बहुत सुविधा हो गई, कोर्स वाइज वो देख रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ हो गई, जिसको जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते अकम्पनिस्ट को घर पे बुलाना या उनको उतना फीस दे पाना, वो लोग कम से कम कैसेट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। और इस कैसेट को फिर बाद में जब CD के प्रचलन में आ गई, तो मैंने CD में कन्वर्ट कर दिया। और मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ इसके लिए कि जब ये कैसेट तैयार होके सामने आया, तो पंडित बिरजू महाराज जी यहाँ लखनऊ में आए, और अल्पिका एक यहाँ संस्था है, श्रीमती उमा त्रिभुनायत जी उसको चलाती हैं। अल्पिका के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज जी ने इस कैसेट को विमोचन किया। बहुत सुंदर, इतने शुभ हाथों से विमोचन हुआ, और बहुत पसंद भी किया कि उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अच्छा काम तुमने किया है आज की, और गुरु के मुख से इतना भी मिल जाए सुनने को तो बहुत बड़ी बात होती है। जी दीदी, जो आज छोटे छोटे विद्यालय खुल गए हैं, जैसे आप जब शिक्षण आपने शुरू किया, जो आपका बचपन रहा होगा, तो संगीत संस्थाएं बहुत कम हुआ करती थी, कुछ गुरु हुआ करते थे, और गुरु शिष्य परंपरा से प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय विद्यालय पद्धति बहुत कम प्रचलित हुई थी, लेकिन आज हर गली में संगीत विद्यालय खुल गए हैं। आज बहुत सारे गुरुजन भी हैं, तो उनके बारे में और पेरेंट्स में भी आज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि धैर्य की बहुत कमी है। वो बच्चों को जब लेके आते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि कब ये प्रसिद्ध नृत्यांगना बन जाएगी, कितने महीने में मैडम, कितने महीने में ये मंच पे करने लगेगी। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कि देखिए, पहले मैंने बताया आपको कि कमर्शियल इतना हो गए हैं लोग जी कि कला, संगीत, नृत्य, कोई भी कला हो, वो प्रभावित हो रही है बुरी तरह जी। लेकिन मैं फिर भी निराशावान नहीं हूँ, क्योंकि जिनको शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य सीखना होता है, ऐसे लोग कम होते हैं जी। और जिनको रियलिटी शोज में जाना है जी, वो अपना बेस बनाने के लिए नृत्य, कथक नृत्य सीखते हैं जी। तो उनको रिदम का आइडिया, मूवमेंट्स का आइडिया हो जाता है। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है जी। मैं सोचती हूँ कि इस बहाने कम से कम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से जुड़ तो रहे हैं लोग, कला से तो जुड़ रहे हैं, कला से जुड़ रहे हैं। कुछ आज के युग में दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, देखिए रियलिटी शोज के नाम पर और भी बहुत कुछ हो रहा है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रियलिटी शोज सब बुरे ही हैं या सब गलत ही हैं जी है, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकल के आते हैं जी। तो जो शिक्षक जगह जगह पर आप कह रही हैं माध्यम से स्कूल खुल गए हैं, बात सही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक साल पहला ही साल सीखते होते हैं तो अपने घर में क्लास चलाने लगते हैं, जो स्कूल में सीखा
वो जाके घर पे सिखा रहे हैं। जी। तो उनकी भी मजबूरी कोई होगी, उन्होंने अगर कमाना है तो उसके माध्यम से कमाना है। जी। तो ऐसे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं वो लोग सिखा भी रहे हैं जी। और ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो लगन से सीख भी रहे हैं, और ऐसी संस्थाएं भी हैं जो बहुत लगन से सिखा रही हैं और टैलेंट को आगे बढ़ा रही हैं। जी। देखिए, सीखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन असली टैलेंट्स जो होते हैं, जिनको आगे जाके इस कला के प्रचार प्रसार में लगना है, वो कम होते हैं। जी। तो हमें निराशावान नहीं होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह रियाज करें, कैसे बेसिक, जब कथक वो सीखना अगर चाह रहे हैं, आगे कुछ बढ़ना चाह रहे हैं, कथक की शैली में आगे जाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से रियाज करें, या कहाँ से प्रारंभिक ज्ञान उनका कहाँ से आरंभ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहा ही गया है, पुराने लोगों ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान। जी। तो हमारी जितनी भी कलाएं हैं, मैं तो कला की बात नहीं, हर विद्या में ये है, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं है आगे। जी। तो अभ्यास तो चाहिए। जी। सबसे पहली चीज है अभ्यास करना। दूसरी बात है नियमित अभ्यास करना। हम कभी कभी कक्षा में नहीं जाते थे, पहले किसी कारण से एब्सेंट हो जाते तो हमें बताते थे गुरुजी कि एक दिन छोड़ोगी तो 1 महीने का नुकसान होगा। जी। तो रियाज के लिए हमारे गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि एक दिन भी छोड़ना नहीं है। खाना छोड़ देते हो, नहाना छोड़ देते हो, और कुछ चीज़ें इस तरह से हमें डांट पड़ती थी। जी। तो यही मैं भी कहना चाहूँगी कि अभ्यास सबसे पहले ज़रूरी है, नियमित अभ्यास ज़रूरी है। दूसरी बात कि ज्ञान को अर्जित करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु आपको पुड़िया बांध के, पुड़िया में बना के कुछ दे दे और खिला दे। आपने गुरु को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, महाराज जी भी कहते थे, बिरजू महाराज जी कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं उठ के सिखाऊं तुम्हें। जी। गुरु की परछाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। और तब मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी, लेकिन आज मैं इस बात को समझती हूँ कि जितना समय आप गुरुओं के साथ बिताएं, वो कौन सा किस्सा ऐसा सुना दें, कौन सी बात ऐसी सुना दें जिससे आपको कुछ शिक्षा मिल जाए। तो हम लोगों की शिक्षा इस तरह से होती थी, हम खड़े होके सीखने से ज़्यादा उनके साथ बैठ के, उनकी बातें सुन के, कलाकारों के किस्से सुन के काफ़ी कुछ सीखते थे। जी। दीदी, अभी आपने पंडित बिरजू महाराज जी का नाम लिया। जी। तो उनके साथ, उनसे भी आपने शिक्षा प्राप्त की, उनके साथ साथ और कौन कौन से गुरु रहे जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की? मैंने कहा, मैं बहुत सौभाग्यवान अपने को समझती हूँ कि मुझे सभी गुरुओं से, मतलब कथक के जितने भी प्रतिष्ठित गुरु मेरे समय में रहे हैं, उनसे सीखने का अवसर मिला। मेरे गुरु भातखंडे संगीत महाविद्यालय में, यानी मैरिज म्यूजिक कॉलेज में गुरु मोहन राव कल्याणपुरकर जी थे, गुरु विक्रम सिंह जी थे, और उनके पास अक्सर पंडित सुंदर महाराज, स्वर्गीय पंडित सुंदर महाराज जी जयपुर के प्रतिष्ठित गुरु आया करते थे। उनसे भी कभी कभी मुझे सीखने को मिला, नियमित रूप से नहीं, पर 2-4 चीज़ें उनसे सीखने को मिली। और बाद में पंडित लच्छू महाराज जी लखनऊ आ गए, तो शुरू में उन्होंने मुझे को सिखाया। सबसे पहली शिष्या उनकी लखनऊ में मैं ही रही। जी। उसके बाद बाकी और उनकी जो शिष्याएँ आई, नियमित रूप से उनसे सीखी। लेकिन मैं समय समय पर उनके प्रोडक्शंस में करने के लिए, और क्योंकि भातखंडे और कथक केंद्र जहाँ लच्छू महाराज जी थे आसपास थे, अगल बगल ही थे, तो वो मुझे बुला लेते थे, जो मैं खाली समय में उनसे सीखती थी। इसके अतिरिक्त पंडित बिरजू महाराज जी तो अक्सर ही हर गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली से लखनऊ आ जाया करते थे, और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से सिखाया। और बहुत कुछ स्टेज का जो अंदाज मुझे पहले नहीं था, वो बिरजू महाराज से ही सीखने को मिला। तो और उन्होंने एक प्रोडक्शन में भी मुझे बहुत मदद करी। उस समय पंडित सुमित्रा नंदन पंत
जो महाकवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म शती थी शायद, उस समय उनकी रचना ज्योत्सना पर मैंने नृत्य नाटिका तैयार करी, जिसमें मुझे पंडित बिरजू महाराज जी ने बहुत हेल्प किया, उसका पूरा संगीत बनाया और नृत्य में भी मुझे सहायता करी कि इसका डायरेक्शन कैसे होना है। बल्कि काफ़ी कुछ उन्होंने ही डायरेक्शन किया, कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से आपका जीवन हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपना मूल्यवान समय देने के लिए। धन्यवाद। आ दिन ना दिन ना दिन दा दिन ना धा थे तत आ थे तत तक धूम गाजिज के लांग तक धूम गाजिज के लांग तक तो दिवंग जिजी के तो दिवंग लांग 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 तग नग दिते लांग तग नग दिते लांग तग नग दिता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत धान दगद दिग नग तिरकतान धा धा घिन धा ता धा धग तिर तक घिंतड़ा तिद्धा तिद्धा दिन ना दिन ना धा थे तत आ थे तत ता थे तत आ ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत धान धिकिट धनुन कर ता थे तत आ थे तत 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 ता थे तत आ थे दो एक दो गेंद धा